एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो मुख्य सेविका के लिए स्पेशली होगा और यहाँ पे है आपके सामने मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न। तो मुख्य सेविका के लिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये होम साइंस का ही एक पार्ट है और इसमें मनोविज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन आने हैं, इसके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं मुख्य सेविका के लिए इम्पोर्टेंट मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं? तो मैकडूगल ने 14 या 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात किया है। इन्होंने बताया है कि मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया में मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे ऑप्शन भी है, छात्र, परिवार, शिक्षक, सामाजिक क्षेत्र। तो यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया में जो मोर नॉलेजेबल अदर या MKO कहा जाए वो होता है शिक्षक, टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग का संप्रत्यय किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी शब्द है, स्कैफोल्डिंग, याद रखिएगा। आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पे जो मोर नॉलेजेबल टीचर है वो स्टूडेंट के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करता है। मतलब जैसे स्टूडेंट को पहली बात तो खुद से ही काम करने को कहा जाता है, कहीं पे वो अटक रहा है स्टूडेंट, उसे लग रहा है कि यहाँ पे इससे आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, तो थोड़ी सी हेल्प जब टीचर के द्वारा दी जाती है तो वही कहलाता है स्कैफोल्डिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो ये संप्रत्यय दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचेतन मन का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। मन की अगर बात की जाए तो एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। तो अचेतन मन का प्रतिशत है 90% और चेतन मन का प्रतिशत होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व संरचना की सिगमंड फ्रायड के द्वारा कितनी अवस्थाएं हैं? तो व्यक्तित्व संरचना की जब बात होती है तो इसके अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जो कि है इड, ईगो, सुपर ईगो। इसे हिंदी में इदम, अहम, परा अहम कहा जाता है। इड, ईगो, सुपर ईगो की जो ये अवस्थाएं हैं या ये संप्रत्यय या ये शब्द किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ये याद रखिएगा। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना के कितने प्रकार बताए हैं, कितनी अवस्थाएं, कितने चरण बताए हैं? तो इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम या परा अहम, ये 3 नाम याद रखिएगा। लड़कों में किस ग्रंथि के कारण अपनी माता से अधिक स्नेह होता है? तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि के कारण अपनी माता से अधिक स्नेह होता है, अधिक लगाव होता है। इसी के विपरीत लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता से लगाव होता है। ये चीज़ें आपके घर में भी होंगी, देखते होंगे कि लड़कियों को अपने पिता से ज़्यादा स्नेह होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, जबकि जो लड़के हैं वो अपने माँ के ज़्यादा करीब होते हैं। जहाँ किसी समस्या का एक ही समाधान होता है उसे कहते हैं, एक समस्या कोई आ रही है तो उसका एक ही डायरेक्ट हमारे पास समाधान है, उसे हम कहेंगे अभिसारी चिंतन। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? तो अगर आप प्रयागराज वाले होंगे या प्रयागराज में रहते होंगे तो आप यस कहेंगे, अगर आप प्रयागराज में नहीं रहते तो आप नो कहेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी एक समस्या थी कि पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, तो इसका बस एक ही आंसर था, यस और नो, हाँ या ना, इस तरीके के आंसर इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी समस्या का एक से अधिक समाधान हो तब कहलाता है, तब होगा अपसारी चिंतन। जैसे कि किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखिए या निबंध लिखिए या मेरे दोस्त, या फिर गाय के ऊपर निबंध लिखिए, दीपावली पे निबंध लिखिए। तो देखिए टॉपिक तो हमें एक ही मिला है, लेकिन उस टॉपिक का
जो लिखने की जो क्षमता है वो हर स्टूडेंट के अनुसार अलग अलग होगी। तो उसको समस्या क्या दी गई कि आपको इस टॉपिक पे निबंध लिखना है, लेकिन जो बालक है, स्टूडेंट है, छात्र है, वो अलग अलग तरीके से उसी टॉपिक पे अपनी क्षमता के अनुसार ही उस समस्या को समाधान करने के लिए निबंध लिखेगा। यही कहलाती अपसारी चिंतन, जहाँ पर किसी एक समस्या का एक से अधिक समाधान हो, कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग हल ढूंढ सकता है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें अपनी कल्पनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करता है तथा तर्क से संबंध नहीं रहता, वह चिंतन कहलाता है। जब छात्र या कोई भी व्यक्ति ऐसी कल्पना करता है या अपनी ऐसी इच्छा को व्यक्त करता है जिसका तर्क से या रियलिटी से कोई संबंध ना हो, वह कौन सा चिंतन कहलाता है? स्वली चिंतन, अभिसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन या अपसारी चिंतन? तो यहाँ आंसर होगा स्वली चिंतन। स्वली चिंतन इस तरीके की चिंतन के अंतर्गत आती है कि जिसमें व्यक्ति कल्पना के अंतर्गत अपनी इच्छा कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, तो इस तरीके से व्यक्त करता है, लेकिन रियलिटी से, तर्क से या प्रैक्टिकल होकर के नहीं सोचता। जैसे कि कोई छात्र कह दे, कोई युवा छात्र ये कह दे कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मेरे पास कार हो, बंगला हो, तो ठीक है, ये उसकी कल्पना है, ये उसकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए उसे मेहनत भी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितना अपनी समय देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तो ये तर्क है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोच रहा है कि मुझे इस तरीके की काम करने के बाद ये चीज़ें मिलेगी, बस उसकी इच्छा है मैं बड़ा होकर के गोविंदा के जैसे बन जाऊँगा, अमिताभ बच्चन के जैसे बन जाऊँगा। तो इसमें तर्क कुछ भी नहीं है, बस ये उसकी कल्पना है और इच्छा है। ये कहलाती है स्वली चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। समाजीकरण की प्रक्रिया में द्वितीयक संस्थाएं हैं। देखिए, जब समाजीकरण की बात की जाती है तो उसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं आती हैं। तो इसमें से द्वितीयक संस्थाएं पूछा जा रहा है। समाजीकरण की प्रक्रिया में द्वितीयक संस्थाएं हैं, आप भी अपने हिसाब से आंसर सोचिएगा। यहाँ पर हो जाएगा नाटक मंडली। जो थोड़े दूर के होते हैं द्वितीयक उन्हें ही कहा जाएगा। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे परिवार, पड़ोस, विवाह, ये सब बहुत मतलब पास के समूह होते हैं, करीबी होते हैं, तो ये प्राथमिक के अंतर्गत आएंगे। नाटक मंडली द्वितीयक संस्थाएं के अंतर्गत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन है। NCF 2005 के अध्यक्ष हैं। आंसर है प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 के निदेशक हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेम के निदेशक हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार। आपने अगर ये नहीं पता हो तो इसे कहीं पे नोट कर लीजिएगा। NCF 2005 का उद्देश्य है नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन या सभी? आंसर हो जाएगा सभी। जो NCF 2005 है, बना है, उसका यही उद्देश्य है कि नई सोच को भी विकसित किया जाए, तर्क को बढ़ाया जाए, चिंतन को भी बढ़ाया जाए। तो आंसर हो जाएगा सभी। जब शारीरिक, मानसिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं, तब कहलाता है। जो भी बालक शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़ा है, उसके शरीर में कोई डिफेक्ट है, कोई समस्या है, या फिर उस मानसिक रूप से मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है या प्रतिभाशाली है, तो जो भी बालक शारीरिक, मानसिक रूप से बाधित है, तो उसे अगर शिक्षा प्रदान करनी हो तो उसे सामान्य बच्चों के साथ अगर शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है तो वो कहलाएगा प्रौढ़ शिक्षा, प्रसार शिक्षा, शिक्षा या समावेशी शिक्षा। आंसर बताइएगा एक बार सोच करके आप भी। आंसर होगा यहाँ पे समावेशी शिक्षा। जो भी बालक शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़ा है, बाधित है, उसे सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में जब शिक्षा प्रदान की जाती है, इस तरीके की शिक्षा को, एजुकेशन को हम लोग समावेशी एजुकेशन या शिक्षा कहते हैं। NCF 2005 का सूत्र है, याद रखिएगा, बिना भार के अधिगम।
यहाँ पे बच्चों के जो बस्ते हैं ना, बस्ते, तो कक्षा के अनुसार उनके बस्ते का भार भी डिसाइड किया गया था कि बच्चों के बस्ते का भार इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का सूत्र है बिना भार के अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्निंग। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? तो एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट पे बता दीजिएगा, ताकि जिन्हें नहीं पता है वो भी जान जाएंगे। फिर है क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा के लिए निर्धारित आयु है। तो किसी भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है तो उसके लिए निर्धारित आयु है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ये अधिनियम 2009 है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कब से लागू हुआ? आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2010। अधिनियम है ये RTE 2009, लेकिन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010। ठीक है, आप NCERT का फुल फॉर्म कमेंट में बता दीजिएगा। यही तक थे 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आपके लिए। और भी जो इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन डेली ऐसे ही लाए जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जैसी आपकी इच्छा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।